हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है अपने इस उड़ान एजुकेशन सर्विस चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे नीट के इस काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जहां पर हम लोग बात करेंगे MBBS, BDS, आयुष के बारे में, नर्सिंग के बारे में, कैसे यहाँ पर ये चीज़ें कोर्स कराए जाते हैं और किसका इसका कैसे प्रोसेस जिस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस पूरा कर पाते हैं। तो वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले जहाँ पर पूरी बात करेंगे इस पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को प्रक्रिया को समझेंगे, कैसे किया जाता है, कैसे स्टेट लेवल पे होता है, कैसे ऑल इंडिया बेस पे होता है, कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, सारी जानकारी यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो हम लोग बात यहाँ पे करें MBBS, BDS, नर्सिंग की, आयुष की और वेटरनिटी की बात करेंगे जहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले तो नीट काउंसलिंग जो होती है 3 पार्ट में कह सकते हैं, 3 टाइप से होती है। जहाँ पे एक MBBS, BDS, नर्सिंग बेस पे होती है, एक आयुष होता है यहाँ पर, और इसकी एक वेटरनिटी होती है। तो 3 टाइप में काउंसलिंग कोर्स होते हैं जहाँ पे जिस पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट करना है, अगर MBBS, BDS, नर्सिंग करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन करेगा, अगर आयुष में जाना है तो आयुष नर्सिंग में उसमें प्रोसेस कंप्लीट करेगा, अगर वेटरनिटी में जाना है तो उसके प्रोसेस में जाके कहीं रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हर सबका रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, ये नहीं कि हम एक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे सारे प्रोसेस चले जाएंगे, तो ऐसे नहीं, सबका प्रोसेस इसका अलग अलग है, सभी को पर्टिकुलर अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और तब जाकर उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो MBBS और BDS नर्सिंग होती है, यहाँ पर जो 50% सीट्स वो MCC के थ्रू फिल की जाती हैं। भाई आयुष की 50% सीट्स है आपके, जैसे यहाँ पे आयुष की बात करते हैं 15% सीट्स हैं AA, CCC की तरह फिल की जाती है, और वेटरनिटी की जो सीट्स हैं 15% BSCI फिल करता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे होता है, यानी जो 50% सीट्स हैं, यानी किसी भी कॉलेज में 100 सीट्स हैं, यानी 50% MCC फिल करेगा, जो 85% सीट्स बची हुई स्टेट लेवल पे फिल की जाएंगी। इसके बारे में अब समझ में आएगा। तो फिलहाल हम इस वीडियो में प्रॉपर जो बात करेंगे MBBS, BDS के बारे में बात करेंगे, जो आयुष के बारे में एक इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम पूरे आयुष के बारे में आपको जानकारी देंगे, कैसे आप उसकी प्रोसेस क्या आता है। अगर आपको MBBS, BDS, नर्सिंग वाले प्रोसेस में समझ में आ जाएगा तो काफ़ी हद तक आयुष भी उससे मैच करता है, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा, बाकी लेवल काफ़ी चीज़ प्रोसेस वैसे मैच करता है, जिससे आपको समझ में आ पाएगा कि कैसे इसको करना होता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज एट सीट्स कैसे होती है। तो जितने भी यहाँ पे MCC की तरफ से कॉलेज फिल किए जाएंगे यहाँ पर, तो 15% MCC फिल करेगा, बाकी 85% सीट्स क्या होगा स्टेट लेवल फिल की जाएगी। तो उनमें से यहाँ पे आपको ऐसे दे रहा है 50% ऑल इंडिया कोटा और 85% सीट्स कोटा के थ्रू। यहाँ पे चाहे MBBS की बात करें चाहे BDS की बात करें, दोनों में सेम प्रोसेस चलता है यहाँ पर। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, यानी किसी एग्जांपल मान लें किसी कॉलेज में 100 सीट है, 100 सीट्स में 15 सीट जो है वो MCC की फिल की जाएंगी, और जो बचेंगे सीट्स यहाँ पे 85% सीट्स वो फिल की जाएंगी स्टेट लेवल के थ्रू से। अब यहाँ पे फुल डिटेल बात कर लेते हैं। जो MBBS और BDS हैं, ठीक है, उन पे स्टेट लेवल पे और ऑल इंडिया बेस पे कैसे कौन कौन से कॉलेज आते हैं, किस किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे MCC आएगी काउंसलिंग प्रोसेस है, इसमें जो एम्स के सारे कॉलेज हैं, इन 100% सारे कॉलेज जो MCC से फिल किए जाते हैं। वहीं जो 2 कॉलेज जिप मेयर के कॉलेज हैं, ये आपके 2 कॉलेज हैं, ये भी MCC की तरफ से फिल किए जाएंगे। देन फॉर गवर्नमेंट कॉलेज की जो 50% सीट्स हैं वो सारे MCC फिल करेंगे, यानी जो कॉलेज में अगर 100 सीट्स हैं तो उन्हें 15% सीट जो है वो MCC से फिल किए जाएंगे। अगर ये 200 सीट्स से मान लिया तो उनमें से 30 जो सीट्स हैं वो MCC फिल करेंगे, जो बचेंगी रेदन जो बच जाती हैं वो सारे स्टेट लेवल की काउंसलिंग प्रोसेस से फिल की जाएंगी। इसी टाइप से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 100% सीट सारी फिल काउंट करेगा, MCC फिल करेगा। तो जैसे अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अपना BHU ले लेते हैं, UP का है, तो जो बनारस में आता है BHU, तो अगर वहाँ पर देखें है तो स्टेट पे, लेकिन अब ये आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो इसके वजह से जो भी काउंसलिंग पूरा प्रोसेस होगा उसमें सारा जो प्रोसेस MCC करेगा, और जिसके थ्रू 100% सीट सारे 100% सीट्स का वो भरेगा कौन, MCC फिल करेगा उसके थ्रू से। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर जितनी हुई तो वो भी 100% सीट्स MCC काउंसलिंग प्रोसेस आप जाओगे। और AFMC जो कॉलेज हैं, यानी आर्म फोर्स जो कॉलेज होते हैं, वो भी सारे सीट्स 100%। अब AFMC कॉलेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जहाँ पे हम लोग डिफेंस के जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, उनके अलग प्रोसेस होता है। तो फिलहाल तो ये MCC की थोड़ी सी काउंसलिंग करते हैं, लेकिन इनके बाद ये फिजिकल राउंड पे होते हैं, वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे आपको फिजिकली चेक किया जाता है, फिजिकली आपके राउंड्स होते हैं वहाँ पे भी एक नेक्स्ट प्रोसेस होता है। फर्स्ट राउंड आपको पहले MCC थ्रू से करना होगा, देन आपको जो कॉलेज जाना होगा वहाँ पे एक फिजिकल राउंड लेते हैं, जहाँ पे आपको FMC थ्रू से यहाँ पे आपको MBBS कराया जाता है। और ये भी सारी जो सीट्स हैं सारी सीट्स कौन फिल करते हैं, MCC फिल करता है। देन ECIC की बात करें कोटा के बारे में, तो जो इनके कॉलेज ECIC कॉलेज हैं, तो ये भी कौन फिल किया, सारे सीट्स कौन फिल करेगा, यहाँ पर MCC फिल करता है। जहाँ पर ECIC के अगर कोटा है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, जहाँ पे आपको इसको सीट्स मिलने 4 चांस होंगे। अगर आपके पास कोटा नहीं भी है तो भी इसमें कोई जा सकता है, आराम से इन कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, लेकिन वहाँ पर उसको कोटा रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा, उसमें छूट उसको नहीं मिलेगी, वो ऐसे नॉर्मल फॉर्म पर जाएगा और ऑल इंडिया के हिसाब से MCC की डायरेक्ट वहाँ पर उसको एडमिशन लेना होगा। इसके अलावा DU की जो कोटा कॉलेज है, अगर DU और हैं, और या फिर IPU 2 कॉलेज इसमें अटल बिहारी वाजपेयी हैं और भी एक कॉलेज है। तो जहाँ पर आपका क्या होगा, 2 जो कॉलेज हैं IPU कॉलेज, वो सारे 2 कॉलेजों की सीट जो IPU के वो भी MCC फिल करेगा। देन DU कोटा, अगर आपको दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली कोटा मिल रहा है तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, DU कोटा के थ्रू से वहाँ पर एडमिशन आपका हो जाएगा, MCC काउंसलिंग थ्रू से वहाँ पर जा सकते हैं।
फर्स्ट CW कोटा यानी जिसके बाद चाइल्ड विडो होते हैं, यानी जिनके पेरेंट्स क्या होते हैं डिफेंस में और ख़त्म हो गया, तो उसके थ्रू से उनको एक CW कोटा मिल जाता है, वो किसमें एज MCC में आ जाएंगे। यानी इतनी तरीके से यहाँ पे जो MCC काउंसलिंग कराता है इस तरीके से प्रोसेस में आता है। अब बात कर लेते हैं स्टेट काउंसलिंग बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं स्टेट काउंसलिंग में, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो बचते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट 85% सीट कौन फिल करेगा, इनका आपका गवर्नमेंट कॉलेज में फिल किए जाएंगे। यानी जो स्टेट काउंसलिंग ऐसे कि हम बात करते हैं, अभी यहाँ पे एम्स हो गया आपका, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, तो जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज 50% सीट्स कौन MCC फिल करता है। देन जो सीट्स बच जाती हैं, जो बचे के मतलब 50% सीट्स होने के बाद अगर 100 सीट से 50% कौन MCC फिल करेगा, जो 85% सीट्स होंगी वो सारी स्टेट लेवल काउंसलिंग से फिल की जाएंगी। इसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज होंगे, अगर स्टेट लेवल पे कोई प्राइवेट कॉलेज है, यूपी के हो गए, बिहार के कोई अनदर स्टेट के कोई के भी हो गए, तो जो भी प्राइवेट कॉलेज होंगे सारे के सारे जो कॉलेज होंगे वो भरे जाएंगे आपके स्टेट लेवल काउंसलिंग से फिल किए जाएंगे। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक ओपन स्टेट होता है, क्लोज स्टेट होता है। ओपन स्टेट जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ की क्या ओपन स्टेट है, यानी कोई भी बाहरी स्टेट के बाद अदर स्टेट का, दिल्ली का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया या राजस्थान का हो, कोई बंदा आएगा यहाँ पे डायरेक्ट आके वो काउंसलिंग करा कर 100% सीट के हिसाब से आ सकता है। लेकिन अगर वो दूसरे स्टेट का है, ठीक है, जैसे दूसरे स्टेट का है और ठीक है, तो आना चाहता है यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे, जैसे पंजाब की बात कर लेते हैं, ठीक है, अदर स्टेट की बात करें, तो वहाँ पे हर स्टेट में ऐसा रूल्स नहीं है, वहाँ पे क्लोज होता है, यानी कि जिस स्टेट के हो उसी वही स्टेट का बंदा उसमें जा जाता है। एग्जाम्पल अगर पंजाब के आप हो तो पंजाब में ही अगर पंजाब की स्टेट काउंसलिंग करते हैं तो सिर्फ पंजाब का बच्चा ही वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर अदर स्टेट का यूपी का है तो वो उसमें जाएगा तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है स्टेट काउंसलिंग में, ठीक है। अब इसे कुछ नॉर्म्स भी हैं, जैसे कि अगर बात करें तो पंजाब में यूनिवर्सिटी में क्या है कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या कर रखा है, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो वहाँ पर तो वहाँ के रूल्स के, अगर आपने पार्टिसिपेट पंजाब से कर लिया है तो आप अदर स्टेट्स में नहीं कर सकते हो। अगर अदर स्टेट्स में करते हो तो आपको वहाँ से उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, आप उसे पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर पाओगे। देन इसके बाद करते हैं यहाँ पे कुछ और क्या चाहिए होंगे, तो जैसे स्टेट काउंसलिंग करते हो आपको डोमिसाइल रिक्वायरमेंट होगी, डोमिसाइल अगर पास होना कंपलसरी, तभी आपको प्रूव कर पाओगे कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तभी आपको उसको बेनिफिट मिल पाएगा स्टेट काउंसलिंग। अदरवाइज आप MCC काउंसलिंग में आ जाओगे, ऑल इंडिया हिसाब से आ जाओगे। देन यहाँ पे बात करें NRI कोटा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपका NRI कोटा है, आपके पास NRI का है, तो भी आप यहाँ पे स्टेट लेवल पे आके स्टेट लेवल पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हो, काउंसलिंग यहाँ पे आ सकते हो। अदर स्टेट स्टूडेंट्स कैन यहाँ पे पार्टिसिपेट इन ओपन स्टेट फॉर द प्राइवेट कॉलेज और NRI कोटा। अगर आप, जैसे मैंने पहले बात बता दी थी, अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर ओपन स्टेट है तो ओपन स्टेट में कोई बंदा किसी भी स्टेट का है डायरेक्ट आके काउंसलिंग पार्टिसिपेट करके वहाँ पे अपने आप को कॉलेज ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो अदर स्टेट का है और वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो नहीं कर सकता, जहाँ पे क्लोज होता है, यानी क्लोज स्टेट और ओपन क्लोज में मैं एक फिर से बता देता हूँ। तो ओपन स्टेट वो होते हैं जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी स्टेट में जाके प्राइवेट कॉलेज में आके जाके कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकता है या उस काउंसलिंग प्रोसेस में जा सकता है। लेकिन जो क्लोज स्टेट होते हैं, जैसे पंजाब ले लिया, आंध्र प्रदेश ले लिया, ठीक है, पांडिचेरी साइड ले लिया, तो उधर साइड अगर आप जाना चाहते हो तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ के नॉर्म से कहते हैं कि अगर अदर स्टेट के हो तो आप वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, वहाँ के पार्टिसिपेट वही कर पाएंगे जो वहाँ से बिलोंग करता है या उसी स्टेट का। इस टाइप से यहाँ पर प्रोसेस चलता है। देन अब यहाँ बात होती है, ये सब प्रोसेस तो समझ में आ गया। अब इससे कौन से पार्टिसिपेट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको कंपलसरी होने चाहिए, जो आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज उस काउंसलिंग की प्रक्रिया से आप बाहर भी हो सकते हो। तो क्या है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट वो आपको जाना काफ़ी जरूरी है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं आपको 10+2 मार्कशीट, आपका पासिंग सर्टिफिकेट तो कंपलसरी आपके पास होना ही चाहिए। देन आपको TC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, ये आपके लिविंग सर्टिफिकेट, और इसके माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड स्कूल यूनिवर्सिटी एंड लास्ट अटेंडेंट, यानी जहाँ से भी आप जाते हो TC सर्टिफिकेट आपके पास या फिर आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट हर कॉलेज नहीं प्रोवाइड करता, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आपके पास TC सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट होना कंपलसरी होना ही चाहिए। अदरवाइज आप कई जगह करें, जब वहाँ पर काउंसलिंग करेंगे, आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे कंपलसरी होता है, फिजिकली जब जाओगे तो वहाँ पे देना पड़ता है। अगर नहीं है तो आपके पास बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को बना के पहले से देख के चलिएगा, ठीक है, इसको ड्रॉप मत करिएगा। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी स्टेट लेवल कौन पार्टिसिपेट करते हो तो वो डोमिसाइल होना कंपलसरी। अगर डोमिसाइल नहीं है आपके पास तो आप उस स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आपको नहीं माना जाएगा कि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपको वहीं पर, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अदरवाइज अगर डोमिसाइल नहीं तो आप MCC के तो ऑल इंडिया के हिसाब से कौन पार्टिसिपेट करोगे, 50% सीट्स पे ही रह जाओगे, 85% का आपको सीट का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज बनवा के पहले से रखिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है लास्ट टाइम में। देन आपके पास नीट एप्लीकेशन फॉर्म, आपके पास जो नीट का जो फॉर्म भरा था उस टाइम, यानी कन्फर्मेशन पेज भी इसे हम लोग कहते हैं। यानी अगर जब आपने जब फॉर्म फिल किया था तो आपके पास एक
जो वहाँ पे जब फॉर्म कंप्लीट कर लिया होगा तो एक कन्फर्मेशन पेज होगा, तो उसको डाउन करके रखा होगा और उसको प्रिंट करके भी अपने पास बैकअप पे रख लीजिएगा। नीड एडमिट कार्ड ओनली द फर्स्ट पेज विदाउट इन्विकेटर्स, यानी आपके पास एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, जो आपने एग्जाम दिया हो उस समय एडमिट कार्ड आपने प्रिंट आउट करवाया होगा, तो वही एडमिट कार्ड आपको फिर से प्रिंट करके रख लेना है जो आपके उस समय कॉलेज के टाइम पे ज्वाइन करना होगा। ठीक है, जो इसमें से आपको फर्स्ट पेज इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेज से कोई मतलब जहाँ पे सिग्नेचर साइन है वो कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट पेज इंपॉर्टेंट है, वो होना है वहाँ पे कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। देन नीड स्कोर कार्ड रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट है आपके कितना मार्क्स कितना है, कितना परसेंटाइल बना, आपका रैंक क्या बनी है, वो जो नीट का स्कोर कार्ड होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी में आते हैं, सेंट्रल फॉर AIQ एंड स्टेट सर्टिफिकेट फॉर द स्टेट काउंसलिंग। अगर आप जब हम काउंसलिंग करते हैं तो दो टाइप में ऐसे करते हैं, हम लोग ऑल इंडिया के हिसाब से करते हैं, स्टेट लेवल करते हैं। अगर ऑल इंडिया के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा कैटेगरी का वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। जब स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग तो आपको स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा और इन चीज़ों को पहले से बनवा के रखिएगा। और ये 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए, उससे पहले के वैलिड नहीं होंगे। तो कोर्स करेगा अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम बाद, तो कोर्स करेगा आप सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से बनवा रखिए ताकि लास्ट में दिक्कत ना आए, लास्ट में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए पहले से इसको कवर करके जरूर रखिएगा। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट है कि और सर्टिफिकेट, इसका है गैप सर्टिफिकेट होता है, यानी गैप एफिडेविट होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने जैसे कि आप 12th पास कर लिया है तो अब उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, लेकिन बीच में 2 साल गैप हो गया, आपने 12th के बाद कुछ नहीं किया, तैयारी करते रहो, आपने फर्स्ट टाइम नहीं निकाल पाया, सेकंड टाइम तो 2 साल के बीच में गैप हो गया, तो उस गैप को दिखाने के लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जहाँ पर ये दिखेगा कि आप 12th के बाद आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आप तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जो वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ये मान लीजिए आपने 12th पास किया, आपने BSc कर लिया साथ में और तैयारी करते जा रहे हो, तो BSc कर रखा है, तो अगर BSc करते करते है आपका जैसे 3rd ईयर पूरा हुआ, तुरंत आपका नीट में हो गया, आपको अच्छे कॉलेज मिल गया, ठीक है, तो गैप फिर आपको गैप नहीं दिखाना पड़ेगा। अगर गैप तब होगा जब आप में कोई क्वालिफिकेशन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 12th के बाद कुछ नहीं किया, गैप चल रहा है, या फिर BSc करने पर या BA करने के बाद जो भी आप एजुकेशन ले रहे हो उसके बाद कोई भी कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, बीच में गैप आ गया, तो वहाँ पर आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। देन यहाँ पर वो स्टैम्प पेपर में होगा, जहाँ पर 10, 50, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में आपके होना चाहिए। इसके अलावा 8 जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं वो आपके पास होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जो आपने नीट के फॉर्म में फिल करते हुए लगाई थी। तो 8 फ़ोटो जो है उसको आपको संभाल रखी होगी, उसको अगर नहीं है तो उसी की कॉपी निकलवा के उसको दोबारा बनवा सकते हैं। 8 फ़ोटो ये कंपल्सरी आपको होनी चाहिए। इसके बाद वैलिड फ़ोटो, ID प्रूफ जिसमें आपके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, वोटर ID हो, 12th के एडमिट कार्ड हो, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा चल जाएंगी, आपके वैलिड ID प्रूफ के लिए कंपल्सरी होंगे। इसके आपका अलॉटमेंट लेटर ये कब मिलेगा, जब आपके सारी काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगा, जब कॉलेज की फीस सबमिट कर देंगे, सारी जो इसके जो क्या बोलते हैं जब सारी काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगा, कॉलेज आपको जो मिल जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, जो आपने कॉलेज सिलेक्ट किया तो आपको मिल जाएगा। देन आपको कॉलेज का कंफर्म हो जाएगा तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जहाँ पे होगा कि आपको ये कॉलेज मिल चुका है, तो अलॉटमेंट लेटर आपको अपने पास संभाल के रखना है और जब कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पर उसको दिखाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा इक्वलिटी सर्टिफिकेट नीड इन तेलंगाना में अगर आप तेलंगाना ऐसे कॉलेज में जाते हैं तो उधर आपको एक इक्वलेंसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जहाँ पे नीट पड़ती है तेलंगाना में, यानी कि जिनके पास जो बच्चा तेलंगाना से बिलोंग कर रहा है उनको नहीं बनवाना। अगर आपके पास CBSE बोर्ड है तो भी नहीं बनवाना, लेकिन अगर अदर स्टेट्स के हों, तेलंगाना और CBSE बोर्ड से नहीं मैच करते हैं, उस बोर्ड से अगर पढ़ाई नहीं किया, अदर स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की है, तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये इनकी वेबसाइट में बन जाएगा, तो इसको बनवा सकते हो, ये ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। यानी जैसे आपका सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, कॉलेज मिल जाएगा, तो बीच में आपको 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इनकी वेबसाइट में पोर्टल को लेकर वहीं पर डायरेक्ट बनवा सकते हैं। देन आपका आता है स्टडी सर्टिफिकेट इन कर्नाटका। ये कर्नाटक में अगर कॉलेज मिल जाता है आपको, वहाँ पर दस जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, इसका नाम है स्टडी सर्टिफिकेट। ये भी इनके वेबसाइट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। देन आपका क्रेडिट सर्टिफिकेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये आपको कौन बनाएगा, जैसे आप 12th पास होते हो तो आपको स्कूल वाले बना के देंगे, लेकिन आप 12th पास हुए अगर 1-2 साल गैप हो गया, 2 साल गैप हो गया तो फिर आपका कॉलेज वाला शायद नहीं बनाएगा। बना दे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाता तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने लोकल से किसी से बनवा सकते हैं, जैसे पार्षद हो गया आपका, वो हो गया, विधायक हो गया, या किसी पुलिस में जाके जो पुलिस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन, हाँ, पुलिस स्टेशन में जाके आप बनवा सकते हो अपना क्रेडिट सर्टिफिकेट, या फिर किसी डॉक्टर से या MBBS से जो भी है इस लेवल पे जाके उनसे आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर कोई नहीं था, पार्षद होगा या पुलिस स्टेशन में जाके आप उनसे बनवा सकते हो, ईजिली बन जाएगा और 1 दिन में बन के आपके हाथ में आ जाएगा। देन आपका हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि नीट इन सम स्टेट एंड महाराष्ट्र,
तो यहाँ बताया गया आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। जैसे कई केसों में कुछ स्टेट होते हैं कंपल्सरी होते हैं, वो मांगते हैं, कुछ स्टेट नहीं मांगते, लेकिन यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में बताया गया तो नीड पड़ती है। तो ये ज़्यादातर आप बनवा के रखिएगा। तो जितने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, तो आई होप ये सारे आपसे कंप्लीट करके रखिएगा कि लास्ट में कोई दिक्कत ना है, उस चीज़ को पहले से पूरा करके रखिएगा। तो लास्ट में दिक्कत आएगी तो ऑन द टाइम वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। अब आते हैं मेन चीज़ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पे ये समझना है कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिस कर लिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। यानी काउंसलिंग का एक प्रॉपर पैटर्न है, एक तरीका है। तो उस पैटर्न को हम नहीं समझ पाएंगे तो काफ़ी गलती हो सकती है। तो बहुत ध्यान देखिए, इस बात समझिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ द AIQ एंड स्टेट लेवल की, जो हम बात कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया हो गई और स्टेट लेवल जो काउंसलिंग होगी, तो उसमें जो राउंड 1 होगा, स्टार्टिंग होगी राउंड 1 और वो ऑल इंडिया से स्टार्ट होगी। यानी ऑल इंडिया के जो यानी MCC है जो वो काउंसलिंग कराएगा, वो सबसे पहले उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। देन जब वो काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, यानी उसकी जब डेट ख़त्म हो जाएगी, उसके डेट के कुछ दिन में यानी 1 से 2 दिन में या फिर 3 से 4 दिन गैप के बाद आपका राउंड 1 स्टेट लेवल का स्टार्ट होगा। यानी कहने मतलब है जब MCC का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, देन स्टेट लेवल का पहला राउंड स्टार्ट होगा। अब स्टेट लेवल में आपके हर स्टेट ही काउंसिल चल रही होगी। एग्जाम्पल तौर पे हम यूपी मान लेते हैं, दिल्ली हो गई, बिहार हो गए, पंजाब हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, कोई भी स्टेट लेते हैं तो सब स्टेट की एक टाइम पर स्टार्ट। यानी जैसे ही MCC का फर्स्ट राउंड खत्म होगा, हर स्टेट अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा फर्स्ट राउंड की। जैसे फर्स्ट राउंड सभी खत्म होंगे, देन MCC की सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकंड राउंड जब इससे खत्म होगा तो इसका राउंड 2 पे स्टार्ट हो जाएगा। देन ये फिर इसका राउंड 3 पे आ जाएगा, यहाँ पे राउंड 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका राउंड 3 होगा और MCC का जो उनका खत्म होगा तो राउंड 3 स्टार्ट होगा स्टेट का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेन चीज़ पे, जो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर सारे राउंड खत्म होने के बाद अब आते हैं स्टे वैकेंसी राउंड पे आते हैं। ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड जो MCC का है और स्टे वैकेंसी राउंड जो स्टेट लेवल का सेम चलता है। कैसे सेम चलता है कि जैसे आप राउंड 3 राउंड खत्म करते हैं तो इसके बाद जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं स्टे वैकेंसी राउंड में चली जाती हैं। ठीक है, जो MCC कराता है। ठीक, अब इस MCC के साथ साथ स्टेट लेवल भी हो रही होती है, जिनकी अगर सीट्स वैकेंट है तो वो भी कराते हैं। लेकिन अगर कोई स्टे वैकेंसी राउंड में कुछ कम सीटें या थोड़ी बहुत सीटें अगर रह जाती हैं वो स्टेट लेवल पर ट्रांसफर हो जाती हैं। लेकिन अगर थोड़ी ज़्यादा सीट्स हो जाती हैं तो फिर ये सीट्स स्टे वैकेंसी राउंड का एक और राउंड भी हो सकता है। लेकिन BDS में क्या होता है, BDS में क्या होता है कि वहाँ पे लगातार चलती रहती है। अगर स्टे राउंड 1, स्टे राउंड 2, स्टे राउंड 3 वहाँ 4 चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे अगर इनकी जो सीट्स होती हैं अगर थोड़ी बहुत हैं, लिमिटेड हैं, तो वो स्टेट लेवल पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसमें स्टेट वैकेंसी लेवल पे पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर सीट्स ज़्यादा खाली हैं तो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने के बाद एक राउंड और या फिर और राउंड भी करा सकते हैं, जहाँ पे अगर सीट्स रह जाती हैं इनको फिल किया था। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ समझने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है कि राउंड 1 आपको लग रहा है कि जाना आसान है राउंड 1 पे। तो अब यहाँ पे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि राउंड 1 में जैसे कि कोई आप पार्टिसिपेट करते हो, आपको कॉलेज अगर पसंद आ गया तो अच्छी बात है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, और आप स्टेट लेवल में जा सकते हो। ठीक, ऐसे ही स्टेट लेवल में कोई कॉलेज अगर मिला लेकिन आपने छोड़ दिया कि मुझे नेक्स्ट राउंड पर अच्छा मिल सकता है या फिर कोई और चॉइसेस आपको रह जाती है तो भी आप छोड़ सकते हो फर्स्ट राउंड में। लेकिन जैसे आप सेकेंड राउंड में आते हो तो फिर ऐसा नहीं होता। अगर आप सेकेंड राउंड में आते हो, कॉलेज आपको मिल गया है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि यार मुझे अभी कॉलेज नहीं लेना है, मुझे इसे रिजेक्ट करना है, तो भी आगे राउंड बढ़ेंगे तो भी इस यहाँ पे आपकी जो फ़ीस है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको वापस नहीं की जाती है। अभी फीस का हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कितनी का फीस जमा हो रही, तो वो फीस आपको वापस नहीं होगी। ठीक, अगर आपको नेक्स्ट राउंड पे अगर मैं यहाँ रिजेक्ट कर दिया और जो आपकी फ़ीस जमा की थी वो वापस नहीं मिलेगी। अब आपको राउंड 3 में जाना है तो आपको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, पूरी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, इस तरीके से चलता रहेगा। अगर लेकिन आपको अगले राउंड में जाना है, एप्लीकेशन करना है, तो आपको राउंड 2 कॉलेज में जो पार्टिसिपेट कर दिया, आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन आपको लगता है मुझे नहीं है, यानी जो फीस सब सबमिट करने के बाद अब आपको लगता है मुझे और राउंड पर जाना है, तो आप एप्लीकेशन राउंड 3 भी जा सकते हैं, जहाँ पे चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कॉलेज पहले से अपडेट कर सकते हैं। यानी जब चॉइस फिल करी जाएगी तो ध्यान ये रखना है कि जो सबसे फर्स्ट कॉलेज है उन्हें रखेंगे जो बेस्ट कॉलेज है। ये नहीं कि जो सोचो जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ऊपर रखो, तो ऐसा नहीं है। आपको जो बेस्ट कॉलेज है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड करते चलते आइए। हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखने वाले हैं कि जैसे राउंड 1 में खत्म होगा तो जो आपने चॉइस फिल की थी वो नेक्स्ट राउंड में अपने आप से खत्म हो जाएंगी, यानी वो पूरी नील हो जाएंगी। अगर अब उसमें कॉलेज नहीं मिलता, आपको फिर से नई काउंसलिंग जब नई कह सकते हैं नेक्स्ट राउंड जब आएंगे तो फिर से सारी चॉइस फिल करनी होगी, सारी चीज़ों को समझना होगा, फिर से एक प्रॉपर ढंग से चॉइस फिल करना होगा। ऐसे नेक्स्ट राउंड
जितने हम राउंड पे जाते जाएंगे हमारे चॉइसेस ऑटोमेटिक वो हट जाएंगे और देन से हमें फिर से उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग राउंड 2 की बात कर रहे थे। तो राउंड 2 में हम लोग क्या बात है, अगर आप यहाँ की जो फीस सबमिट की है, अगर आप यहाँ से रिजेक्शन कर देते हैं, छोड़ देते हैं कॉलेज, तो आपकी जो फीस जमा की थी वो आपकी फ़ीस खत्म हो जाएगी, आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी, फिर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही राउंड 3 में भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉलेज अटैम्प्ट कर लेते हो, कॉलेज आप चूज़ कर लेते हो, उसको कर लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो, मैंने कॉलेज ले लिया है, अब मुझे कॉलेज चेंज नहीं करना, लेकिन अपग्रेडेशन करना है, तो अब नेक्स्ट राउंड पे जाओगे। ऐसे आप नेक्स्ट राउंड पे जाते जाओगे। लेकिन स्टेट लेवल में थोड़ा सा अलग हो जाता है कई मायनों में। जैसे फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं, आप रिजेक्ट कर सकते हो, कॉलेज अपने आप छोड़ सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मुझे नहीं लेना ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड में कुछ कॉलेज में नहीं कर सकते, जैसे कि पंजाब की बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि पंजाब में थोड़ा सा अलग है। क्या पंजाब कहता है कि अगर पंजाब में से हैं और आपके पास डोमिसाइल दिल्ली का भी है, दोनों पार्टिसिपेट करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हो, ठीक है, अगर पास पंजाब का डोमिसाइल भी दिल्ली का भी है, अब चाहे तो मैं पंजाब में भी कर लूँ और दिल्ली के भी स्टेट लेवल कॉलेज में देख लूँ, तो अगर दोनों एक साथ करोगे तो पंजाब अगर इस जानकारी हो जाएगी तो ऑब्वियस बात जानकारी हो जाती है, तो आप क्या करोगे, आपको पंजाब वाले उस कॉलेज के यानी काउंसलिंग प्रक्रिया से पूरा आपको रिजेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। तो यानी हर स्टेट एक साथ 2 आप स्टेट को लेके नहीं चल सकते हो, आपको एक स्टेट लेके चलना है और साथ MCC कर सकते हो, लेकिन 2 स्टेट चांस नहीं है, आपको एक स्टेट ही पकड़ना होगा, ध्यान रखना है। 2 स्टेट के साथ एक साथ काउंसलिंग आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी वही रूल्स है कि आपको फीस रिजेक्ट कर सकते हो फर्स्ट वाले में, सेकंड में आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, थर्ड रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो फीस है वो रिजेक्ट है, यानी आपकी फीस चली जाएगी। फर्स्ट वाले में तो कोई फीस नहीं कटेगी, लेकिन जैसे सेकंड में आओगे आपकी फीस चली जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप स्टेट राउंड में आके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लास्ट स्टेट राउंड में आते हो, यहाँ पर कॉलेज मिल गया है और इसके बाद भी आप कॉलेज यहाँ छोड़ देते हो, यानी कॉलेज नहीं रिजेक्ट कर देते हो, तो आपको नेक्स्ट यानी कहते आपने बिना बताए इन्फॉर्म किए हुए आपने रिजेक्ट कर दिया, यानी कोई कंडीशन नहीं बताई, और इसकी वजह से क्या होगा, आपको नीट के नेक्स्ट एग्ज़ाम लेवल से बाहर कर, यानी अगर आप 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हो, अपने स्टेट राउंड में आते भी आपने कॉलेज अटैम्प्ट नहीं किया, यानी कॉलेज मिल गया और आपने अटैम्प्ट नहीं किया, उसको छोड़ दिया, तो आपको नीट का नेक्स्ट एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, आप उस प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए माइंड पे। कुछ भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं फिलहाल पूरी कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पे डाउट्स क्लियर कर दूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन रह जाते हैं आपके माइंड को जो पूछना चाहते हैं, तो हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और पेड काउंसलिंग के थ्रू से आपको पूरी हम यहाँ पे काउंसलिंग करेंगे, जो हम काउंसलिंग करते हैं तो पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपको कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, सारा प्रोसेस जो हमारी तरफ से किया जाएगा, फॉर्म फिल करना, चॉइस फिलिंग करना, कॉलेज बताना, सजेशन देना, क्या करना है, किस टाइम करना है, वो सारी जानकारी हमारी तरफ से आपको मिलती रहेगी। तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग MCC की स्टेप काउंसलिंग में। आप जानते हैं इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है MCC विल रिलीज है कंप्लीट शेड्यूल ऑफ नीट काउंसलिंग। जो MCC है वो एक रिलीज़ करता है, कंप्लीट शेड्यूल लॉन्च करेगा कि कब किसकी काउंसलिंग है, कब क्या डेट है, हर एक जानकारी आपको यहाँ प्रॉपर इसकी ब्राउज़र में मिलेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी और जो इसकी वेबसाइट में ही शो होगी। तो इस चीज़ को पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अगर हमारे ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, हमारी जानकारी हो जाती है। ये हमारे ग्रुप भी है जहाँ पे आपको जानकारी प्रॉपर मिलती रहेगी, ग्रुप में अपडेट किया जाएगी कब किसका फॉर्म आने वाला है, कब किस काउंसलिंग स्टार्ट होनी, कब किसकी इन्फॉर्मेशन है क्या, वो सारी जानकारी आपको वहाँ मिलती रहेगी। देन आपको रजिस्टर फॉर द नीट काउंसलिंग गिवन टाइम पीरियड इन MCC.in, यानी जो उनकी वेबसाइट है MCC.nic.in, इस पर जाके आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा नीट काउंसलिंग की, तब जाके इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहला पे फीस और काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपको यहाँ पे क्या करनी है, चॉइसेस फिल करनी होंगी और आपको फीस पे करनी है। जब फीस पे कर देंगे तो आपके हमें जो चॉइसेस वो अवेलेबल हो पाएंगे, उससे पहले चॉइस अवेलेबल नहीं होंगी। देन हम लोग बात करते हैं कैटेगरीज ऑप्शन एंड फीस की। जैसे यहाँ पे कैटेगरी बात करें, जैसे मैंने बताया था, पे फीस करनी पड़ेगी आप काउंसलिंग का, और फिर आप यहाँ पे चॉइसेस आपको मिल पाएंगे। जैसे यहाँ कैटेगरी बात जनरल EWS की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर लेते हैं, केवल गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको 1000 प्लस 10,000 पे करना होगा अगर आप जनरल EWS में आते हैं। लेकिन वही अगर आप OBC SC ST PWD में है और केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको 500 प्लस 5000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ऑल कैटेगरीज किसी भी कैटेगरी में हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डीम्ड प्लस गवर्नमेंट दोनों इंक्लूड होंगे। तो डीम्ड प्लस गवर्नमेंट की बात करें, दोनों में आपको 5000 प्लस 2 लाख रुपीज़ सबमिट करने होंगे। जैसे आपको फीस बारे में बताया, तो मैं आपको वापस थोड़ा पिछले चलता हूँ। यहाँ पे जैसे बताया था, अगर यहाँ पे आप
गवर्नमेंट कॉलेज बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप चाह रहे थे यहाँ पे फीस आपकी 1,000 प्लस 10,000 अगर जनरली EWS में आते हैं, अगर OBC ST में तो 500 प्लस 5,000 पे करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और पहले पार्टिसिपेट बताया तो कोई चार्ज में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में अगर आप हट जाते रिजेक्ट करते कॉलेज मिलने के बाद तो आपकी जो फीस है वो आपको पूरी नॉन रिफंडेबल यानी कि पूरा पैसा वो चला जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप राउंड 3 में जाना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पूरी सारी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। इस तरीके अगर हमें डीम्ड प्लस गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ किया रखा तो आपका समझ लो आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस तो जाएगा 5,000 प्लस 2 लाख रुपये भी चला जाएगा, जो नॉन रिफंडेबल आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा कि आपका पैसा वहाँ फंसे। अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे तो आपको फिर से 5,000 प्लस 2 लाख रुपये जमा करना पड़ेगा हर एक राउंड में, अगर आप कॉलेज मिलने के बाद रिजेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत चीज़ ध्यान रखने वाली गलती है, ऐसे मत करिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑल इंडिया कोटे 50% एम जो डीम्ड हैं यूनियन और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड कब हुआ था, ये 4 जानकारी बताते हैं कब कहाँ पे हुआ था। तो फर्स्ट राउंड की बात करेंगे तो जैसे कि लास्ट ईयर की बात करेंगे तो 14 अगस्त को वेरिफिकेशन जो हुआ था सीट का मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूट MCC, तो 14 अगस्त को और 15 अगस्त के बीच में हो गया। रजिस्ट्रेशन पेमेंट थी इनकी, और जो पेमेंट थी रजिस्ट्रेशन का 14 अगस्त 2024 से स्टार्ट हुआ 12 बजे तक था, और 20 अगस्त तक रात 3 बजे तक इसमें कर सकते थे हम लोग। चॉइस फिलिंग की वो 6 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, चॉइस लॉकिंग हुई थी जो है 20 अगस्त तक जो था इनका सर्वर वो हो गया था, यानी 6 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उनके टाइम इतना चॉइस फिलिंग कर सकते थे। प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट का वो 21 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में था ऑप्शन। चॉइस फिलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 6 सितंबर से स्टार्ट हुआ था दिसंबर के बीच में रहा था, और प्रोसेसिंग सीट जो अलॉटमेंट है 21 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में रहा था। रिजल्ट जो 23 अगस्त तक आ जाएगा, और रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग देंगे 24 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में आता है, जहाँ वेरिफिकेशन आपको 30 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में करना होगा। तो यहाँ फिलहाल डेट गलत हो गई यहाँ पर, तो ये 6 सितंबर के बीच में चॉइस फिलिंग जो है लॉकिंग हो अगस्त पे ही होगी। जैसे फॉर्म फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन पेमेंट करेंगे इसके जैसे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा वैसे यहाँ पे फिल कर देंगे। जो इसकी यहाँ पर डेट दी गई यहाँ पर अगस्त के लास्ट तक यहाँ पे फिल करनी होगी, 20 अगस्त तक करनी होगी यहाँ पर। ये लास्ट ईयर की बात थी। सेकेंड राउंड की जब बात करें तो 4 सितंबर से स्टार्ट हुआ, रजिस्ट्रेशन में इनका जो हुआ था उसके बाद 5 सितंबर के आसपास था। देन 6 सितंबर यहाँ पर चॉइस फिलिंग की गई थी यहाँ पर, और इसके जो प्रोसेसिंग शेड्यूल था 11 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में था। रिजल्ट इनका 23 सितंबर को आया था, और इसके बाद ज्वाइनिंग थी 14 सितंबर तक, जैसे 20 सितंबर के बीच में डेट मिलता है, और वेरिफिकेशन आपको 21 से 22 यानी आपको इतने टाइम तो मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर 31 अगस्त को सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। ठीक है, फर्स्ट राउंड का। तो अब यहाँ पे जो MCC की बात करें, जो राउंड है MCCs के हैं उसमें यहाँ बताया जा रहा है, और इसके बाद 4 सितंबर यानी कि बीच में काफ़ी दिन का गैप मिलता है। तो देखो तो यहाँ पे जो गैप था इसका मतलब है कि ये यहाँ पे MCC की काउंसलिंग खत्म हुई और स्टेट की स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो जैसे MCC खत्म हुई तुरंत अगले दिन से आपकी स्टेट की स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर आपको स्टेट की सारी जानकारी रखनी होगी, और उसका भी प्रोसेस जैसे खत्म होगा तब इसका MCC का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी साइड डेट है इस तरीके से, जैसे कि 22 सितंबर को यहाँ खत्म होता है तो नेक्स्ट राउंड जो होगा जैसे ये 22 तारीख से यहाँ पे लास्ट ईयर खत्म हुआ था वैसे स्टेट का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता है, एक खत्म होगा दूसरे स्टेट का स्टार्ट होगा, फिर एक पहले चलती है और लास्ट में स्टेट राउंड आता है, तब दोनों पैरेलल हो जाती है, जहाँ पर एक साथ ही चलती है, स्टेट राउंड तक होता है। अब यहाँ पे मेडिकल काउंसलिंग जो कमेटीज़ है वो उनकी सारी अपडेट्स है इनकी वेबसाइट प्रॉपर मिलती रहेगी, जहाँ पर सारी जानकारी मिलती रहेगी। अब बात करते हैं मेन, यानी कि जो जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो उस टाइम क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो फिल द प्रेफरेंस लिस्ट बाय द डूइंग द चॉइसिंग फिलिंग इन गिवन टाइम। आपको उस टाइम के पीरियड के अंदर ही चॉइस फिलिंग करनी होगी, इसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जो बाद में कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता, उसकी टाइम के पीरियड के अंदर ही आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग विल बी डन सेपरेटली फॉर द ईच राउंड, यानी हर एक राउंड में आपको हर बार चॉइस फिलिंग करनी होगी। और चॉइस फिलिंग यहाँ पे काफ़ी है, जितनी चाहे उतनी कर सकते हो, ऐसा नहीं आपको लिमिटेड कोई 5 करनी है 6 करनी है, ऐसा नहीं, आप अनलिमिटेड जितनी सारे ऑप्शन मिल रहे हो सारे ऑप्शन कर सकते हैं इसमें। चॉइस फिल्ड बाय द प्रीवियस राउंड विल बी नल एंड वाइड। जैसे हम लोग अगर नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे तो जो भी हमने प्रीवियस यानी कि लास्ट पर राउंड 1 कैसे हमने चॉइस फिल की थी, कॉलेज मिल गया, ठीक है, हम नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं या फिर नहीं मिला, जैसे हम नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे तो हम लोग को फिर से दोबारा रीचॉइस करनी पड़ेंगी, एक करके फिर से फिल करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि सोचोगे एक हो गया और फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो हर बार चॉइस फिल करनी पड़ेगी। रिजल्ट विल बी द डिक्लेयर ऑन द डे मेंशन ऑन द शेड्यूल, यानी जिस शेड्यूल में जो दिया गया उसी टाइम में रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा। देन यहाँ बात करें फर्स्ट कॉलेज विल बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द रैंक चॉइस एंड प्रायोरिटी गिवन।
यानी जो भी बच्चे को कॉलेज मिलेगा, बच्चे को वही कॉलेज मिलेगा जो बच्चे ने सीट को सिलेक्ट किया होगा, अलॉट वही अलॉट होगा। ऐसा नहीं कह दो कि आपको सीट से आपने बुक कर रखी है, यानी आपने कह सकते हैं चॉइस 10 कॉलेज की फिल की और उसके बाद आपको दूसरा कॉलेज मिल गया, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आपको वही सीट्स मिलेंगी जो ऐसे आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट किया तो वही 10 कॉलेज में आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप सीट अगर 10 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं और उसमें अगर वो आपको रैंक से मैच नहीं करती, आप कट ऑफ हाई जाता है, तो आपको एक भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो यानी जितनी आपसे सीट्स करेंगे सेलेक्ट करेंगे उन्हीं से मिलेगा। अगर सीट सेलेक्ट नहीं करते हैं या कम रखते हैं तो आप एक भी नहीं मिलेगा, आपको फिर नेक्स्ट राउंड पे जाना होगा। रिपोर्ट फिजिकली एंड इसके ऐसे कॉलेज मिल जाता है तो आपको यहाँ पे अलॉटेड कर दिया जाए स्टूडेंट को रैंक, चॉइस और प्रायोरिटी गिवन के हिसाब से मिलेगा। देन यहाँ पे कॉलेज होगा विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे। फीस ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द गिवन टाइम, आपको फर्स्ट ईयर की जो यानी वहाँ पे जाना है, फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने हैं, सारी चीज़ें वहाँ शो करने के बाद जब वो सारी चीज़ कंफर्म हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देन आपको फर्स्ट ईयर की आपको फीस पे करनी पड़ेगी। देन इसके बाद हम लोग कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। अब बात करते हैं एमसीसी चॉइस लॉकिंग स्टेटस के बारे में कि जहाँ पे जब चॉइस हम लॉक करेंगे तो किस तरीके से पोर्टल दिखाई देता है। तो जैसे यहाँ पोर्टल आप देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग करने का, जहाँ पर आपको टोटल्स अवेलेबल यानी आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा कितनी यहाँ पे चॉइसेस है जहाँ पर उसको फिल कर सकते हो। अब फिल चॉइस यहाँ पर क्या है, जैसे जो आप चॉइस फिल करोगे नंबर ऑफ चॉइस आएगी, जैसे आप फॉर्म फिल करोगे चॉइस फिलिंग करोगे, फिर जितनी चॉइस आप सेव करते जाओगे तो वो यहाँ पर आपको दिखती जाएगी। अनफिल चॉइस कितनी बची हैं, यानी जितनी अगर 5715 है आपने 700 कॉलेज फिल कर दिए तो यहाँ 5000 के आसपास यहाँ पर बचेंगे। इसके अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है। तो एमसीसी में क्या होता है कि आपको जो फॉर्म फिल करने के बाद चॉइस करने के बाद आप सीट को लॉक भी कर सकते हो। अगर बाई चांस भूल जाते हो या फिर रह जाता है तो कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। लेकिन स्टेट लेवल में यूपी में ऐसा नहीं होता। अगर आप यूपी में स्टेट लेवल में फॉर्म फिल करते हैं, चॉइस फिल करते हैं, अगर आप भूल जाते हो या फिर गलती से आप इसे लॉक नहीं कर पाते हो तो आपकी काउंसलिंग आपके सारे कॉलेज नील हो जाएंगे, एक भी सिलेक्ट नहीं माने जाएंगे, यानी उस राउंड से बाहर हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और छोटी छोटी मिस्टेक्स भी ना करिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ बात करें जैसे चॉइस लॉकिंग कॉलेज विद रैंक एंड कैटेगरी, तो जैसे इसका रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट पूरा डिक्लेयर फॉर्म पे आएगा, यानी कोई पर्सन रिजल्ट प्रॉपर देख सकता है। यहाँ पर जैसे किसके रैंक पे क्या मिला तो अगर देखेंगे हम छोटा सा यहाँ पे कॉलेज के बारे में बताया गया। ओपन स्टेट कोटा है, ठीक, एम्स में किसी को मिलता है तो उसकी जो MBBS मिलता है, ST है तो उसको अलॉट हो गया। या मान लो किसी का रैंक यहाँ पे 3812 है ऑल इंडिया बेस पे। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज को मिल जाता है मुंबई में तो BDS में मिल जाता है, OBSC। इस तरीके से रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सारे आपको रैंक में मिल जाएगी, किसके रैंक में किसको क्या मिला है, सारी चीज़ यहाँ पे ओपन नहीं है, कोई चीज़ छिपी नहीं रहेगी, सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर है, आराम से देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा वीडियो बनाया जहाँ पर मैंने पूरी आपको मैंने पूरी डिटेल बताई कि कहाँ पे। तो ये मैंने पूरा वीडियो बनाया, आपको पूरा जानकारी दी है MCC काउंसलिंग जो होती है यहाँ पर किस तरीके से होती है, स्टेट लेवल पे होती है MCC काउंसलिंग, यानी नीट की जो काउंसलिंग होती है MCC लेवल पे। तो मैंने आपको पूरा यहाँ पे इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है कि किस तरीके से यहाँ पे जो नीट की काउंसलिंग होती है, ठीक है, MCC की जो काउंसलिंग होती है स्टेट लेवल पे कैसे होती है, MBBS BDS की जो काउंसलिंग होती है किस तरीके से की जाती है, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको अगर माइंड में क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमें डिस्प्ले में शो हो रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप जुड़ सकते हैं। हमारे ग्रुप भी बने हुए हैं जहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहेगी, कब क्या फॉर्म आने वाला है, क्या अपडेट्स आ रही है, कब अनाउंसमेंट हो रहा है, कब कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी हर एक अपडेट्स प्रॉपर आपको उस ग्रुप में मिलती रहेगी। तो कुछ भी ऐसे माइंड में क्वेश्चन उठ रहे हैं तो हमें आप उसमें मैसेज भी कर सकते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट हमारी टीम से बात कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नंबर शो हो रहा है। और तो वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए, बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन पुश करें ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहे। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो जो आपको आएगा मिलेगा आयुष के बारे में प्रॉपर जानकारी देंगे, जहाँ पर हम पूरी सही तरह से जैसे आपको जानकारी हमने बताया है कि MBBS BDS और नर्सिंग में अगर एडमिशन लेना है तो किस तरीके से लेंगे, यहाँ पर सारी जानकारी हमने आपको यहाँ बता दी है। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आयुष के बारे में बात करें, यहाँ पे पूरी एक गाइडेंस मिलेगी जहाँ पे कि आयुष का जो प्रोसेस है किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसमें सारा प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो उसके चैनल सब्सक्राइब साथ बेल आइकन पुश करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।